वतन के जानिसार है वतन के काम आएंगे, कि वतन के जानिसार है वतन के काम आएंगे, इस जमीन को एक दिन हम आसमां बनाएंगे। तो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त, बहुत सुपर्ब। तो स्वागत है आप सभी का वापस से आपके वेरी ओन प्लेटफॉर्म आईसीएससी वाला के ऊपर। और मैं हूं आपका अपना दोस्त यार, आपका टीरेक्स सर, आपका डोगेश सर, आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई यानी कि कुणाल दिस साइड। जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे नए हैं उनका बहुत ज्यादा स्वागत है भाई, बहुत ज्यादा वेलकम है। और जो हमारे पुराने बालक हैं जुरासिक वर्ल्ड के मेंबर, तो भैया तुम्हारा भी वेलकम है, ठीक है। चलो, तो वापस से लेकर के आ गया हूं तुम्हारे लिए एक और नया वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। कैसे यार? बिल्कुल वही शॉर्ट क्रिस्प मजेदार अंदाज में, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज बहुत सारे बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे शायद नए होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार आईसीएससी वाला के ऊपर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आपको बता दूं कि हमारी कंप्लीट चैप्टर रिकैप की एक सीरीज चल रही है, जहां पे हम आपको शॉर्ट एंड इफेक्टिव वीडियो से करवा रहे हैं आपके चैप्टर का रिवीजन। आई बात समझ में? और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, एक और खास बात है कि हम लोग जो है बच्चे यहाँ पे आपको नोट्स भी देते हैं, ठीक है। तो आप बहुत सारे बच्चों कंसर्न ये रहता है कि सर नोट्स कहां मिलेंगे, सर कहां जाना पड़ेगा, क्या कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा अलग से? एकदम जबरदस्त नहीं, सिंपल है। आपको चाहिए बस एक पीडब्ल्यू का, ठीक है। तो एक पीडब्ल्यू का ऐप आपको चाहिए। अब डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट होता है वीडियो का, है ना, बिकॉज वहां पे आपको पीडब्ल्यू ऐप का लिंक मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो भाई, अगर आपको करने हैं नोट्स डाउनलोड तो आपको जाना पड़ेगा पीडब्ल्यू ऐप पे। इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सिंपल से ऐप पे जाइए, बढ़िया से अपना जो है नोट्स डाउनलोड करिए और पढ़ाई करिए जबरदस्त, ठीक है। और ऐप पे आप जाते ही हो दोस्तों, तो वहां पे अपने बैचेस मिल जाते हैं, विक्ट्री 1.0, 2.0, रीलोडेड, बहुत सारे बैचेस रहते हैं, ठीक है। तो जो बच्चा नया है, चाहता है कि सर कुछ ऐसा जबरदस्त मतलब बैच भी है क्या, तो मतलब आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी यार ये फ्री ऑफ कॉस्ट है नोट्स, ठीक है, तो उसका कोई पैसा नहीं होता। तो आप सिंपली से जाओ पीडब्ल्यू ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए डाउनलोड करिए और फटाफट से अपने नोट्स को भी डाउनलोड करिए, ठीक है। चलिए, सो दोस्तों, चालू करते हैं हमारी कहानी सेकंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट की। तो आपको याद होगा पहले फेज के अंदर हमने पढ़ा था हमारे अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में। वो नेता जो हमारे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टार्टिंग के दौर में, स्टार्टिंग के फेज में बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट रहे, ठीक है। तो उन्हें हम कहते थे अर्ली नेशनलिस्ट। तो उनके बारे में जिसने वीडियो नहीं देखा है, लास्ट वीडियो को जरूर से देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। और आज हम बात करेंगे उनके बाद आने वाले नेताओं की, यानी मैं बात कर रहा हूं यहां पे हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट की, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो रेडिकल्स की। तो ये वो लोग हैं जो अपनी बात को, अपने हक को छीनना जानते थे, अपने हक के लिए लड़ना जानते थे और ओपन तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना जानते थे, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स के प्रति बहुत लॉयल हो, उनकी दया भावना के ऊपर डिपेंडेंट हो, नहीं। इनको लगता था कि अगर ये अपना अधिकार है ना, ये अपना राइट है, तो ये हक के साथ पीसफुली जो है लड़ करके उस अधिकार को जीतना जानते थे। यही खास बनाता है हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट या हमारे रेडिकल्स को, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए ऑब्वियस सी बात, हम बात करेंगे सेकंड फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट की। और साथ ही साथ दोस्तों, यहां पे अपने सिलेबस को भी एक बार देख लेते हैं। तो आपको पढ़ना है ब्रीफली अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसका पर्सपेक्टिव इंडियंस का क्या था और ब्रिटिशर्स का क्या था। साथ ही साथ सूरत में जो हमारी स्प्लिट हुई थी, मतलब कांग्रेस पार्टी, आप देखोगे कि दोनों ग्रुप्स जो थे, चाहे मॉडरेट्स हो रेडिकल्स हो, उनकी आइडियोलॉजी आपस में मैच नहीं करती थी। तो जिसके चलते कांग्रेस में ना डिवाइड आ गया था, दरार दीवार पैदा हो गई थी। कौन से सेशन में? सूरत सेशन ऑफ 1907 में। तो उसे सूरत स्प्लिट कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ द रेडिकल्स हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट हमारे रेडिकल नेताओं के, या फिर आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट असर्टिव नेताओं के। तो इसमें तीन नेता ऐसे हैं जो बड़े फेमस थे, एक नाम से, एक स्लोगन से, लाल बाल और पाल। तो लाल बाल और पाल का मतलब होता है दोस्तों, दैट इज लाला लाजपत राय, है ना, बाल गंगाधर तिलक आपका, है ना, और हमारे बिपिन चंद्र पाल। तो इन्हें हम लाल बाल पाल का तिकड़ी कहते थे, ट्रियो कहते थे। तो हमारे देश के बहुत ही जबरदस्त नेता माने जाते थे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो कहानी को आगे शुरू करते हैं। हालांकि कुछ बातें मैं आपको बीच बीच में हो सकता है एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, सो दैट आप टॉपिक को यहां पे कनेक्ट करके पढ़ पाओ, ठीक है दोस्त। चलिए, तो दोस्तों कहानी शुरू होती है पार्टीशन ऑफ बंगाल से। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, बैकग्राउंड ऑफ बंगाल, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि बंगाल को भारत के नेशनलिज्म का नर्व सेंटर माना जाता था, मतलब जहां से नेशनलिस्ट नेता और उनकी भावना, उनका इंफ्लुएंस पूरे देश में देखने को मिलता है। सो एज ए रिजल्ट ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इस यूनिटी को, जो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में है बंगाल के अंदर, जो नेशनलिज्म क्या फीलिंग यहां पे डेवलप हो रहा है, उसे क्या किया जाए, तोड़ दिया जाए। तो एक लॉर्ड कर्जन साहब थे हमारे, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर रहा है वो कंट्रोवर्सियों से भरा हुआ रहा है। मतलब लॉर्ड कर्जन आप कह सकते हैं भाई बिग बॉस का जो है परफेक्ट कंटेस्टेंट था। कंट्रोवर्सी वाले तो जाते हैं उधर, है ना, लड़ाई झगड़ा कर पाए, बढ़िया से कंट्रोवर्सी कर पाए, डिवाइड रूल कर पाए। तो बिग बॉस के उसके जमाने में होता तो ये आदमी जीत जरूर जाता भाई, ये तो फैक्ट है ना।
चलिए फिलहाल बिग बॉस था नहीं तो इसने क्या किया, इंडिया को ही बिग बॉस बना लिया। अब इसने कई सारे ऐसे डिसीजंस लिए जिसके चलते इंडियंस बड़े दुखी हुए। उनमें से एक बड़ा इनफेमस था जिसका नाम है पार्टीशन ऑफ द बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ द बंगाल को इसका हिडन अटैक माना जाता है ऑन इंडियन नेशनलिज्म, कि बंगाल का पार्टीशन या विभाजन किया ही इसीलिए गया ताकि भारतीय राष्ट्रवाद या इंडियन नेशनलिज्म को कमजोर किया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो पार्टीशन का अनाउंसमेंट हुआ था 20 जुलाई 1905 को, लेकिन इंप्लीमेंट कब किया जाएगा, ये आपके 16 अक्टूबर 1905 को। तो याद रखिएगा अनाउंसमेंट और इंप्लीमेंटेशन का फर्क क्या होता है कि आपने अनाउंस कर दिया बट ऑफिशियली जो है वो आपका 16 अक्टूबर से ये लागू किया जाएगा, मतलब मानना स्टार्ट कर दोगे आप इसे। ठीक है, चलिए अब अगर आप देखेंगे तो पुराने जमाने में बंगाल कोई एक सिंगल स्टेट नहीं था दोस्तों, इसे बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता था, इसे बंगाल प्रेसिडेंसी हम कहते थे। ठीक है, और इसमें क्या क्या आ जाता था, इसमें बंगाल भी आता था, बिहार के इलाके आते थे, उड़ीसा के इलाके, छोटा नागपुर वाला रीजन आ जाता था, है ना, इवन कुछ एरियाज ऑफ आसाम भी आ जाते थे। ठीक है, तो आसाम के भी कुछ एरियाज आपको यहां देखने को मिलते थे और पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, यहाँ के लगभग 80 मिलियन के आसपास जो है लोग यहां रहा करते थे। राइट, अब अगर आप देखोगे दोस्तों यहां पे तो ये जो हमारे करजन भैया थे इन्होंने किस तरीके से बंगाल को डिवाइड करने का सोचा, इसने बोला कि यार 2 प्रोविंस बनाए जाएंगे, ये बंगाल को डिवाइड करके हम 2 स्टेट्स बना देंगे। देखो इतने बड़े क्षेत्र को अगर आपको इजीली मैनेज करना है तो इंपॉर्टेंट है कि आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मैनेज दिस बिग एरिया इट इज वेरी इजी टू डिवाइड इट इनटू सर्टेन पार्ट्स, है ना, तो आपका मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे कि हमने क्या देखा कि बंगाल प्रेसिडेंसी में जो लोग हैं वो अलग अलग पार्ट्स के, कोई बिहार से, कोई उड़ीसा का है, कुछ पार्ट छोटा नागपुर का है, कुछ पार्ट आसाम का है, तो इन सबके कल्चर लैंग्वेज भी तो अलग होंगे। तो अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करते कोई दिक्कत नहीं थी भाई, हिंदी बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले बिहार को अलग कर देते आप, है ना, असम बोलने वाले असमीज पीपल को अलग कर देते, उड़िया बोलने वाले उड़ीसा के लोगों को आप अलग कर देते। तो लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे अगर आप स्टेट्स को डिवाइड करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिलीजन के आधार पर और कम्युनिटी के आधार पर स्टेट्स बना दिए। ठीक है, तो इसने क्या किया, नंबर 1 पहला स्टेट आपका बंगाल रहने वाला है, बंगाल प्रोविंस होगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बंगाल के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, बिहार का इलाका और उड़ीसा का इलाका। पॉपुलेशन कितनी रहेगी इसकी, 54 मिलियन, कैपिटल इसका होगा कलकत्ता। लेकिन यहां पे कौन सी पॉपुलेशन डोमिनेट कर रही थी, आपके नॉन बंगालीज की। तो आउट ऑफ 54 मिलियन अगर आप देखोगे तो 31 मिलियन सिर्फ यहां पे नॉन बंगाली थे, और बेचारे जो बंगालीज थे वो वहां के लोकल्स थे, वो बन गए वहां की माइनॉरिटी। तो कितना दिमाग लगाया इसने क्या कहा कि इसको लड़ाई करवाते हैं, एक जगह जो है बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली की लड़ाई करवा देते हैं और दूसरी जगह हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स की करवा देते हैं। तो जो पहला प्रोविंस बनाया गया उसमें क्या किया गया, बंगाल का वेस्टर्न पार्ट, बिहार का इलाका, उड़ीसा का इलाका। ठीक है, और यहां पे जो पॉपुलेशन थी वो रखी गई 54 मिलियन। इस 54 मिलियन में से 31 मिलियन जो थे बेटा वो बंगाली थे ही नहीं, वो नॉन बंगालीज थे। तो बंगाली क्या हो गए, माइनॉरिटी में हो गए। दूसरा जो प्रोविंस बनाया गया यहां पे उसको कहा गया ईस्टर्न बंगाल और असम, ईस्टर्न बंगाल और असम। इस ईस्टर्न बंगाल असम में क्या आ गया भाई, बंगाल के ईस्टर्न पार्ट आ गया। आज भी आप देखो दोस्तों भारत में जो बंगाल है उसका वेस्टर्न पार्ट हमारे साइड है, तभी उसको हम वेस्ट बंगाल कहते हैं। ठीक है, वो वेस्ट डायरेक्शन में नहीं है वो ईस्ट डायरेक्शन में, बट उसका वेस्टर्न पार्ट है हमारे पास। ईस्टर्न पार्ट आज बांग्लादेश कहलाता है। ठीक है, तो दैट इज वाई इंडिया में जो है वेस्ट बंगाल है, ईस्टर्न पार्ट इज बांग्लादेश नाउ। तो जमाने में भी जो ईस्टर्न पार्ट था उसे क्या कहा गया, ईस्टर्न बंगाल और आसाम। अब यहां पे क्या हुआ, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आ गए बंगाल के, साथ ही साथ आसाम का क्षेत्र आ गया। पॉपुलेशन कितनी थी, 31 मिलियन, और उसका कैपिटल क्या था, ढाका। तो ढाका क्या है, आज ढाका है दोस्तों। ठीक है, बांग्लादेश का कैपिटल आज ढाका है, उस जमाने में इसको ढाका कहते थे। और यहां पे डोमिनेशन किसका था, बंगाली मुस्लिम्स का। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हो कि बंगाली हिंदूज क्या है, माइनॉरिटी में। तो पहले प्रोविंस में बंगाली ही माइनॉरिटी में भाई, और दूसरे वाले में आप देखोगे बंगाली हिंदूज माइनॉरिटी में। तो कुल मिलाकर के आप देखोगे ना कि आपस में खटास आ जाएगी, मन में एक कहते हैं ना एक बड़ा हेट्रेट सा भाव पैदा हो जाएगा। बिकॉज बंगाली सोचेंगे ना, बताओ यार हमारे भाई बंधु जिनके साथ हम मिलकर आंदोलन कर रहे थे वही ऐसी चीजों को एक्सेप्ट कर ले रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे हमारा। और यही तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इनके बीच की जो यूनिटी है बंगाली नॉन बंगाली की, हिंदू मुस्लिम्स की, इसे यहां खत्म कर दिया जाए, इसे यहां तोड़ दिया जाए। तभी इस तरीके से इन्होंने पार्टीशन किया। तो अगर आप मैप पे देखोगे दोस्तों तो दिस इज द मैप। तो मैप के ऊपर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा ये ईस्टर्न बंगाल और आसाम का क्षेत्र हो गया। ठीक है, आप यहां देख पा रहे हो कि बांग्लादेश वाला पार्ट ढाका जिसको आप कह रहे हो ना, कैपिटल इसका था। ठीक है, और यहां पे आप देखोगे दोस्तों बच्चे तो कलकत्ता जो था वो इसका कैपिटल था, और ये आपका वेस्टर्न पार्ट है बंगाल का। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग प्रोविंसेस में पूरे इस बंगाल को बांट दिया गया था। वेस्टर्न साइड में बंगाल का वेस्टर्न साइड आ गया, बिहार का इलाका आ गया, उड़ीसा का इलाका आ गया। ठीक है, और ईस्टर्न साइड में क्या आ गया दोस्तों, आसाम का क्षेत्र आ गया, आपका ईस्टर्न बंगाल का पोर्शन आ गया। तो आप देख पा रहे हो कि यहां पे आप देखोगे तो जो मुस्लिम्स हैं वो मेजॉरिटी में है, और यहां पे जो नॉन बंगाली है वो यहां पे मेजॉरिटी में है। तो इस तरीके से बंगाल को डिवाइड किया गया है ताकि जो लोग हैं उनके बीच की यूनिटी यहां पे खत्म हो जाए।
अब देखिए पार्टीशन के पीछे का मोटिव क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पार्टीशन के बेसिस का, पार्टीशन के पीछे का मोटिव क्या था भाई, मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन। ठीक है, नंबर 1 पहला आता है ब्रिटिश पर्सपेक्टिव कि ब्रिटिशर्स का क्या कहना था। ब्रिटिशर्स का कहना यह था कि हमने तो भैया इसलिए पार्टीशन किया है ताकि इतना बड़ा इलाका है, हमसे मैनेज नहीं हो रहा, हम जो है इसको आसानी से मैनेज करना चाहते हैं, ये इनका ओपन एजेंडा था। हिडन एजेंडा क्या था कि बंगाल, मैंने आपको बताया कि सेंटर था इंडियन नेशनलिज्म का, तो ये इस नेशनलिज्म की भावना को रोकना चाहते थे, इंडिया की यूनिटी को तोड़ना चाहते थे। जो उस टाइम का होम सेक्रेटरी था, है ना, इंडिया का होम सेक्रेटरी था जो रिस्ली, वो क्लियरली कहता है भाई कि पार्टीशन का होल ऑब्जेक्टिव यही था कि जो ऑपोजिशन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बढ़ रहा है उसे यहीं पे तोड़ के कमजोर करके खत्म कर दिया जाए। सो दैट वाज द ब्रिटिश पर्सपेक्टिव, राइट। तो यहां पे ये फेक पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन इजी करना चाहते थे, रियल एजेंडा था भारत के नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमजोर करना। इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियंस कहते हैं कि भाई ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है यहां पे ब्रिटिशर्स का, कि यहां पे आप क्या कर रहे हो, बंगालियों को रिलीजियस आधार पे आप डिवाइड कर दे रहे हो, एक तरफ आपने बंगाली हिंदू माइनॉरिटी में कर दिए, एक तरफ आपने बंगाली माइनॉरिटी में कर दिए, तो आप जो है ये जो यूनिटी है ना हमारे बंगाल की, इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उसको तोड़ना चाहते हो। ठीक है, और इन्होंने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का जो कारण आप दे रहे हैं बिल्कुल फेक कारण है, आपको डर लग रहा है यहां पे बढ़ते हुए प्रोटेस्ट से, यहां पे आपको बढ़ते हुए जो है आपका जो अपोजिशन है आपके अगेंस्ट, उससे आप घबरा रहे हो, है ना। अगर आपको एफिशिएंसी आसान करनी थी तो आप लैंग्वेज के आधार पे यहां पे डिवाइड कर देते स्टेट्स को, बट आपने वैसा किया नहीं, क्योंकि आपको क्या करना था, लोगों के अंदर रिलीजियस हेट्रेड पैदा करनी थी, आपको लोगों को डिवाइड करना था, यूनिटी को तोड़ना था। ये इंडियन पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और साथ ही साथ डिवीजन करते टाइम पे बंगालियों के सेंटिमेंट्स का यहां पे ध्यान ही नहीं रखा गया, उस बात से भी बंगाली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हर्ट थी, ठीक है। चलिए, अब अगर आप देखोगे तो इस पार्टीशन के अनाउंस होने के बाद जो है एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट को यहां पे चलाया जाता है। तो 7 अगस्त 1905 पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एंटी पार्टीशन मूवमेंट दोस्तों। और एक जो कलकत्ता में टाउन हॉल था, टाउन हॉल क्या होता है, जहां पे पूरे शहर की पूरी न्यूज वगैरह डिस्प्ले होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो कलकत्ता के टाउन हॉल के सामने जो है सभी लोग इकट्ठा होते हैं। और यहां पे अगर आप देखोगे तो एक ऐसा मूवमेंट था एंटी पार्टीशन, जहां पे आम आदमी और जो पॉलिटिकल लीडर है ये सभी साथ में मिलकर के प्रोटेस्ट करने के लिए आगे आए थे। तो हमने क्या देखा, जब पार्टीशन अनाउंस हुआ उसके लिए एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट यहां चलाया जाता है। कलकत्ता में लोग जो है, कोलकाता के अंदर लोग असेंबल होते हैं टाउन हॉल के सामने, और नेता और आम जनता मिल करके इस आंदोलन को जो है यहां पे स्टार्ट करती है। साथ ही साथ जो हमारे कांग्रेस के 2 ग्रुप्स थे, आपके अर्ली नेशनलिस्ट मॉडरेट्स और हमारे रेडिकल्स यानी असर्टिव्स, दोनों ने यहां पे देश के लिए आप कह सकते हो कि मिल करके काम करना स्टार्ट किया, अपनी आइडियोलॉजीज को, डिफरेंसेस को साइड करके मिल करके जो है लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ जो लीडर्स थे आपके, उन्होंने न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल किया, जैसे संजीवनी हो गया आपका, ताकि सरकार के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया जा सके। और 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन फाइनल ये डिसीजन इंप्लीमेंट होना था, लोग क्या करते हैं, एक नेशनल मॉर्निंग का डे डिक्लेयर करते हैं, कि जैसे शोक मनाया जा रहा हो पूरे देश के अंदर, कुछ बहुत खराब हो गया हो, वैसा शोक जो है मनाया जाता है इस 16 अक्टूबर को, है ना, बिकॉज इस दिन बंगाल ऑफिशियली विभाजित हो गया था, ऑफिशियली पार्टीशन हो गया था। लोग सुबह उठ के गंगा स्नान करने जाते हैं नंगे पैर, लोग व्रत रखते हैं, जो कब होता है, जब कुछ खराब हो गया हो। तो वैसे अगर आप देखोगे दोस्तों, इस प्रकार के मूवमेंट्स हमारे देश के अंदर चलना स्टार्ट होते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट के जो हाइलाइट्स रहे थे, अगर आप देखेंगे तो उसमें से एक हाइलाइट था स्वदेशी और बॉयकॉट का इस्तेमाल। बॉयकॉट का मतलब होता है जब आप फॉरेन गुड्स का विरोध करते हो, आप उनको यूज करने से मना कर देते हो, है ना। जैसे अभी आप देखोगे एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मैच का हम सब बॉयकॉट कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते ऐसे देश के साथ खेलना जो लगातार हमारे देश को नुकसान पहुंचाता है। सो दैट इज कॉल्ड बॉयकॉटिंग, वी आर नॉट रेडी टू प्ले, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं ये चीज करेंगे। तो आप किसी ऐसे इंसान को विरोध करते हो, ठीक है। यहां पे ब्रिटिशर्स की चीजों का विरोध किया जा रहा है ताकि उनको नुकसान हो, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि स्वदेशी और बॉयकॉट अगर आप देखोगे ना, तो जितने बढ़िया तरीके से असर्टिव नेशनलिस्ट करते थे, अर्ली नेशनलिस्ट को इसमें प्रॉब्लम थी, बिकॉज ये ओपन चैलेंज था ब्रिटिशर्स को। और आपको पता ही, आपने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि अर्ली नेशनलिस्ट ब्रिटिशर्स के प्रति थोड़े लॉयल थे, ठीक है। तो वो बेसिक कुछ लीगल मेजर्स के थ्रू ही अपनी बात को रखना चाहते थे, लेकिन इतना ओपन लेवल पे आंदोलन करना, एकदम खतरनाक लेवल पे ब्रिटिशर्स को जो है यहाँ पे डिफीट करना, ये उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है ना, वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाते हैं असर्टिव्स और हमारे मॉडरेट्स के बीच में, है ना। और यही रीजन बनेगा आपके सूरत स्प्लिट का, बिकॉज 1906 और 7 में आप देखोगे स्वदेशी और बॉयकॉट बहुत तगड़े तरीके से चल रहा था। खासकर जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट अनाउंस हुआ था ना, तो उस मूवमेंट के अंदर भी स्वदेशी और बॉयकॉट को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया था, ठीक है। और इन दोनों ही मेथड से आप देखोगे हमारे अर्ली नेशनलिस्ट बहुत ज्यादा अलाइन नहीं होते, राइट। तो हमने क्या देखा कि आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, ठीक है, वो 1911 में रिवोक होता है। तो इंडियंस उस टाइम कह रहे होंगे ये डर होना चाहिए, तेरा ये डर देख के मुझे अच्छा लगा,
है कि नहीं दोस्तों? बिकॉज पहले क्या था भाई, रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे आपने बांट दिया बंगाल को, पर इतना प्रोटेस्ट, इतना आंदोलन होने के बाद थोड़ा सा रिवोक किया गया, बदलाव किए गए। अब जो नई स्कीम थी वो किसके आधार पे थी? लैंग्वेज के आधार पे। तो नया जो तरीका था आपके बंगाल को बांटने का 1911 में, वो लैंग्वेज के बेसिस पे लाया गया। एंड ऑन द बेस्ड ऑफ लैंग्वेज क्या हुआ, जो हिंदी स्पीकिंग, उड़िया स्पीकिंग, आसामी स्पीकिंग स्टेट्स थे उन्हें अलग कर दिया गया दोस्तों। और अगर आप देखोगे सेपरेट यूनिट्स बना दिया गया। और साथ ही साथ बच्चे वही टाइम था जब आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कैलकाटा से, बंगाल से दिल्ली शिफ्ट हो जाता है साल 1911 में। तो हमने क्या देखा, आफ्टर मासिव प्रोटेस्ट, मासिव मूवमेंट्स, एक बदलाव आता है इस स्कीम ऑफ पार्टीशन में। 1911 में आप देखोगे बदलाव आपको देखने को मिलता है। और अब जो पार्टीशन है वो रिलीजन की जगह जो है लैंग्वेज बेस पे कर दिया जाता है। तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को अलग सेपरेट स्टेट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल था भारत का, वो शिफ्ट हो जाता है बेटा कोलकाता से आपका कहां पे? दिल्ली में, साल 1911 में। पुराने जमाने में इसको कलकत्ता बोलते थे, है ना, हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, तो वहां से शिफ्ट हो जाता है हमारे दिल्ली में, तो इट्स कॉल्ड कोलकाता, दैट्स राइट वन। ठीक है, चलो ना अब बात करते हैं साल 1907 की। तो देखो 1907 बेटा वो साल है जिसने कांग्रेस और नेशनल मूवमेंट दोनों को ही बहुत कमजोर कर दिया। इसके पीछे का कारण था सूरत सेशन में होने वाला स्प्लिट। अब इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा कि स्वदेशी मूवमेंट से क्या हुआ, असर्टिव्स एंड मॉडरेट्स के बीच का डिफरेंस बढ़ने लगा। मैंने आपको बताया ना कि असर्टिव स्वदेशी और बॉयकॉट पे बहुत जोर डालते थे, लेकिन मॉडरेट्स इसके खास फेवर में नहीं थे। ये ओपनली ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करने के सपोर्ट में नहीं थे। और यही आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते आप देखोगे दोनों के बीच की दरारें बढ़ती जाती हैं। असर्टिव नेशनलिस्ट वांटेड टू स्प्रेड स्वदेशी बॉयकॉट टू ऑल इंडिया लेवल। असर्टिव्स का मानना था कि स्वदेशी बॉयकॉट जो है ये पूरे भारत में जो है होना चाहिए। लेकिन अर्ली नेशनलिस्ट का मानना था कि यार अगर ये कर भी रहे हो तो आप सिर्फ बंगाल तक लिमिटेड रखो, बंगाल से रिलेटेड बात है, पूरे देश को क्यों इन्वॉल्व करना भाई। तो अर्ली नेशनलिस्ट अपना दायरा, अपना जो कहते हैं ना डोमेन, बहुत छोटा रखना चाहते थे। उनका सिंपल सा लॉजिक था यार बंगाल तक ही रखते हैं इसको, क्यों पूरे भारत को इन्वॉल्व करना। लेकिन नहीं, हमारे असर्टिव्स का मानना था कि एक मास मूवमेंट होना चाहिए अगेंस्ट द कॉमन एनिमी, राइट। और यहीं पे आप देखोगे दोनों आइडियोलॉजी क्या हो रही है, डिफर करती जा रही है। अब अगर आप देखेंगे आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता था, सेशन क्या होता था दोस्तों, साल के लगभग एंड टाइम पे आप देखोगे ये लोग अपनी एक रिव्यू मीटिंग करते थे, जहां पे पूरे साल भर क्या काम किया, क्या नई चीजें पास करनी है, इसका एक रिव्यू होता था। इसे आप सेशंस ऑफ द कांग्रेस कह सकते हैं। ठीक है, अब 1906 में जो कलकत्ता का सेशन था, वहां पे डिस्प्यूट छिड़ गया, लड़ाई छिड़ गई, भैया हम बनाएंगे अपना प्रेसिडेंट। मॉडरेट्स कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट हमारा होना चाहिए, रेडिकल्स कह रहे हैं, असर्टिव्स कह रहे हैं नहीं 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 हमारा होना चाहिए। तो दोनों में लड़ाई हो गई। तो ऐसे केस में लड़ाई को कौन सॉल्व कराता है? दादा भाई नौरोजी। अब उनको दोनों ही समाज जो आप देखेंगे रिस्पेक्ट करते हैं। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी बन जाते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे स्वदेशी को लेके, स्वराज को लेके, नेशनल एजुकेशन को लेके, ऐसे जो मुद्दे थे, इनमें मॉडरेट्स का आइडियोलॉजी बहुत अलग था, रेडिकल्स का बहुत अलग था। ठीक है, दोनों का ही आपस में विचारधारा मैच नहीं करती थी, एंड उसी बात की लड़ाई थी। फिर फाइनली क्या हुआ कि 1906 में तो चलो दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे जो है सॉल्व कर दिया मैटर। ठीक है, वो बन गए आपके प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन। बट वापस से सेम चीज क्या होता है 1907 में भी होता है दोस्तों। तो 1907 की अगर हम बात करें, 1907 की अगर हम बात करें यहां पे, तो सेम इश्यूज वापस आ जाते हैं कि कौन बनेगा यहां पे सूरत के अंदर इस सेशन का प्रेसिडेंट। तो अब अगर आप देखोगे जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने कहा कि राज बिहारी को बना दीजिए, और असर्टिव्स कह रहे हैं कि लाला लाजपत राय बनेंगे। अब इसी बात पे आप देखोगे गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, कि हमारे मॉडरेट्स क्या कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट बनेगा भाई, राज बिहारी साहब बनेंगे, और असर्टिव्स कह रहे हैं कि नहीं लाला जी बनेंगे हमारे प्रेसिडेंट इस पर्टिकुलर सेशन के। तो फाइनली क्या होता है कि सूरत में, क्योंकि उस टाइम पे आप देखोगे कांग्रेस के अंदर जो मॉडरेट्स थे उनका जोर ज्यादा था, उनकी पकड़ ज्यादा थी, है ना। तो क्या होता है, असर्टिव्स को भैया बाहर निकाल दिया जाता है। कहते हैं ठीक है, तो हमारी आइडियोलॉजी को मैच नहीं कर पा रहे हो, हमारी आपस में बन नहीं रही है, काम करो बेटा कांग्रेस से निकलो। तो असर्टिव्स को निकाल दिया जाता है, और इसी को कहा जाता है द सूरत स्प्लिट। क्या कहा जाता है इसे? सूरत स्प्लिट। कि यहां पे सूरत वाले सेशन में 1907 में कांग्रेस के अंदर दो बड़े ग्रुप्स बन गए जो इनकी आपस में नहीं बनती। इसमें से एक ग्रुप को बाहर कर दिया गया, वो ग्रुप था आपका रेडिकल ग्रुप, यानी असर्टिव ग्रुप। ठीक है, अब ब्रिटिश को यहां मौका मिल गया डिवाइड एंड रूल करने का, ब्रिटिश को यहां पे मौका मिल गया। अब सोचो ब्रिटिशर्स कितना चालाक है, वो बैठा हुआ ऐसे मौके की तलाश में कि जहां तुम्हारे बीच में लड़ाई होगी, तुम आपस ही में लड़ रहे हो, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां पे मॉडरेट्स को सपोर्ट दे देंगे, और जैसे ही मॉडरेट्स को सपोर्ट मिलेगा वो अपनी बात जस्टिफाई कर पाएंगे। अब सोचो ना, अगर मैं ब्रिटिशर हूं, मुझे दिख रहा है कि कांग्रेस में दो ग्रुप में लड़ाई हो रही है, और मॉडरेट्स की पकड़ ठीक ठीक है कांग्रेस के अंदर, असर्टिव्स की बात नहीं सुनी जा रही है, असर्टिव्स को बाहर निकाला जा रहा है। और असर्टिव वो लोग हैं जो मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं नहीं ब्रिटिशर्स जो है नहीं देंगे, दया भावना नहीं दिखाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस मौके का फायदा उठाऊंगा, मैं यहां पे एक आध डिमांड्स मॉडरेट्स के मान लूंगा,
इससे प्रूव हो जाएगा कि मैं उनकी बात सुनता हूं और असर्टिव्स गलत हैं। तो आपसी में कांग्रेस में इतना फूट डलवा दो, इतना लड़ाई डलवा दो कि यूनाइट होकर हमारे अगेंस्ट ना लड़ पाए। तो दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द ब्रिटिशर्स। देख रहे हो कितना स्मार्ट है बॉर्नवीटा बच्चे। ठीक है, तन की एक बड़ी बढ़िया सी शायरी है, सुनाता हूं तुम्हें। ठीक है, बहुत बढ़िया शायरी है। मैंने उसको, है ना, मैंने इसको प्रपोज किया, उसके भाइयों ने मुझे पीटा। मैंने उसको प्रपोज किया, उसके भाइयों ने मुझे पीटा। तन की शक्ति मन की शक्ति बॉर्नवीटा, है कि नहीं? तो मुझे लगता है दोस्तों बॉर्नवीटा ही पीते हैं ये लोग। ठीक है, तो इतना दिमाग लगा पा रहे थे। अच्छा, फाइनली जो इलाहाबाद का सेशन था प्रयागराज वाला दोस्तों 1908 में, वहां पे इस स्प्लिट को ऑफिशियल किया गया था। ठीक है, तो मतलब अनऑफिशियल तरीके से 1907 में स्प्लिट तो हो ही गया था, लेकिन उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट किया गया था 1908 इलाहाबाद सेशन के अंदर। ठीक है, इससे क्या हुआ भाई, असर्टिव नेशनलिस्ट अगले 9 साल तक, जब तक लखनऊ पैक्ट साइन नहीं होता 1916 में, तब तक आप देखोगे कांग्रेस से बाहर ही रहते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ जो हमारा नेशनल मूवमेंट है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था सूरत स्प्लिट का। नाउ अब सवाल उठता है कि लेट्स टॉक अबाउट द असर्टिव नेशनलिस्ट। तो जिनके चर्चे हो रहे हैं, तो जिनके चर्चे हो रहे हैं हजार, चलिए मिलते हैं ना उनसे यार। तो भाई जिनके चर्चे इतने ज्यादा हो रहे हैं कि भैया इन्होंने आतंक मचा दिया एकदम भयंकर रूप से, स्वदेशी बायकॉट, पूरे ब्रिटिशर्स की नींदें उड़ा दी हैं, और साथ ही साथ सूरत स्प्लिट भी हो गया, तो आखिरकार ये असर्टिव नेशनलिस्ट हैं कौन यार? देखो हमने क्या पढ़ा था, डन। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टार्टिंग ईयर्स में जो लीडर्स हुआ करते थे, है ना, जिनको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए था, वो कहलाते थे अर्ली नेशनलिस्ट। उनका मानना था कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में। लेकिन 1905 के बाद आप देखोगे कुछ ऐसे नेता भी आए जिनका मानना था रेडिकल पॉलिसी, मतलब इनका क्लियर था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, एक तरीके से हमें सेल्फ रूल चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ब्रिटिश इंटरफेरेंस ना हो। तो ये उस टाइप के सेल्फ रूल का यहाँ पे डिमांड करना चाहते थे मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, इनकी फॉलोअरशिप बहुत जबरदस्त थी, फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी। साथ ही साथ अगर आप देखोगे बड़े एक्टिवली रेजिस्ट करते थे। एक्टिवली रेजिस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब बड़ा बढ़ चढ़ के एकदम खुले तरीके से प्रोटेस्ट करना, स्वदेशी का प्रमोशन करना, बॉयकॉट करना फॉरेन गुड्स को, है ना, यहाँ पे दुकानों के एंट्री ब्लॉक कर देना। तो इस प्रकार के मेथड्स अगर आप देखोगे ना, ये यूज कर रहे हैं, तो अपनी बात को एकदम असर्ट कर पा रहे हैं, एकदम दम के साथ रखने का इनके अंदर जज्बा है, एंड दैट इज व्हाई दे आर द असर्टिव्स। ठीक है, चलिए बात समझ। ऐसा नहीं कि वायलेंस करते, वायलेंस नहीं करते, करते तो ये भी नॉन वायलेंट मेथड्स हैं, लेकिन थोड़ा अग्रेसिव तरीके से, थोड़ा दम दम के साथ। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ यार, इनको ऐसा क्या हुआ कि यार इनको इतना ज्यादा आप कह सकते हो सपोर्ट मिल गया? देखिए, पहला रीजन था इसके पीछे कि यार ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिशर्स अभी सामने आ चुका था। दूसरी बात, अर्ली नेशनलिस्ट बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर नहीं पाए। फिर भारत का इकोनॉमिक हालात अगर आप देखोगे ना, तो बहुत ज्यादा खराब था, मतलब लगातार भारत में भूखमरी होती थी, फेमाइंस पड़ती थी, एंड ब्रिटिशर्स जो थे इसको सॉल्व नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हुए, जैसे फॉर एग्जांपल 1905 के आसपास जापान ने रशिया को डिफीट कर दिया। इटालियन फोर्सेस को अगर आप देखोगे, जो एबिसिनियंस थे इथियोपिया के, एक ग्रुप था वहां पे, उन्होंने डिफीट कर दिया। ऐसे आप देखोगे साउथ अफ्रीका की जो बोअर कम्युनिटी थी, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 3 साल तक लड़ती रही। तो ये एग्जांपल इस बात को तो क्लियर कर दिया कि ब्रिटिशर्स कहते हैं ना कि हम इनविंसिबल है, हमें कोई हरा नहीं सकता, ये सरासर झूठ है। तो इंडियंस को क्लियरली समझ में आ गया कि जब ऐसे देश में इंटरनेशनल इवेंट्स हो सकते हैं, जब ब्रिटिशर्स को साउथ अफ्रीका के अंदर वहां की कम्युनिटी 3 साल तक रोक करके रख सकती, तो हम तो फिर भी इंडियंस है यार, हमारे अंदर इनसे मतलब जबरदस्त जज्बा है। तो अगर हम यूनाइट हो जाएं, अगर हम एकजुट हो जाएं, तो डेफिनेट सी बात है यार, हम लोग यहाँ पे इनकी बैंड बजा सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल इवेंट्स क्या कर रहे हैं, इनको मोटिवेट कर रहे हैं, इनको एक तरीके से बहुत ज्यादा मतलब कह रहे हैं कि यार आप भी जो है मिल करके एकदम बढ़िया तरीके से देश के लिए लड़ाई करो। ठीक है, एक बहुत बढ़िया सा शेर था, मैं ढूंढ रहा था, बहुत ही प्यारा शायरी है, बहुत पुराने शायर हैं, है ना, एंड इट्स ऑल अबाउट यूनिटी ओनली। चल कोई नहीं, तो मिल जाएगा तो सुना दूंगा तुम्हें। ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट यूनिटी। तो हमने क्या देखा कि ये एग्जांपल्स हमें मोटिवेट किए कि यार ब्रिटिशर्स इनविंसिबल नहीं है, इन्हें हराया जा सकता है, और तभी आप देखोगे वो जज्बा आता है हमारे अंदर। फिर अगर आप देखोगे जो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट था, मतलब जहां पे बच्चों को ट्रेन करते थे, या फिर आप ऐसा मान सकते हो कि जहां पे नेशनलिस्ट आइडियाज प्रमोट किए जाते थे, है ना, एजुकेशन का ग्रोथ होना, बेरोजगारी आप देखोगे भारत के अंदर थी, और इनके सॉल्यूशंस बेरोजगारी वगैरह के ना ब्रिटिशर्स निकाल के नहीं दे रहे थे। सो दैट इज व्हाई एक कहते हैं एक आइडियोलॉजी मार्केट में फ्लोट कर रहा था कि भैया अपनी एक सरकार होनी चाहिए जो देशवासियों के लिए काम करे, ना कि ब्रिटिशवासियों के लिए। ब्रिटिशर्स तो सिंपल थे, हमें तो लूट लिया, मैं बच्चों गाना सुनाता हूं कई बार क्लास में कि हमें तो लूट लिया मिलके गोरे गालों ने, सुनहरे बालों ने, ब्रिटेन वालों ने, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि ब्रिटेन वाले में लूट रहे हैं, और इस लूट को तभी रोका जा सकता है जब इंडियंस की खुद की एक सरकार हो। तो वो जो कॉमननेस की फीलिंग है ना, वो यहां पे डेवलप होना स्टार्ट हो रही है। और ये चीज अगर आप देखोगे अर्ली नेशनलिस्ट ने भी ट्राई किया था, बट वो कुछ खास अचीव कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, चले इसके अलावा अगर आप देखोगे
रिप्रेसिव पॉलिसीज, लॉर्ड कर्जन की भाई एक के बाद एक ऐसी पॉलिसीज आती गई जिन्होंने इंडिया की जिंदगी, इंडियंस की जिंदगी को दुखी कर दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे 1898 में एक एक्ट आया जिसने ये कंपलसरी कर दिया कि भाई आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ऐसे कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट, इससे क्या हुआ, जो इंडियन मेंबर्स थे उनका नंबर रिड्यूस हो गया। इसके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, इससे क्या हुआ, भारतीय यूनिवर्सिटीज के ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगा दिया गया। और भी कई सारे ऐसे एक्ट थे कर्जन ने जो पास किए जिससे इंडिया की जिंदगी, जो लोगों की जिंदगी थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। उनके ऊपर एग्जेसिव कंट्रोल लगा दिया गया, बहुत एग्जेसिव। एंड इसी बात से अगर आप देखोगे तो इंडियंस बहुत दुखी थे। साथ ही साथ लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही थी, है ना। जो इंडियंस को बाहर, जो इंडियंस रहा करते थे उनके साथ बड़ा गलत होता था, इल ट्रीट किया जाता था, रेसिस्ट रिमार्क्स उनके अगेंस्ट लगाए जाते थे। साथ ही साथ जो बंगाल का पार्टीशन हुआ उसने क्या किया, आग में घी डालने वाला काम कर दिया कि अर्ली नेशनलिस्ट तो कुछ अचीव कर पाए नहीं, तो एज अ रिजल्ट वहां पे असर्टिव नेशनलिस्ट आ गए पूरा फुल लाइमलाइट के अंदर, लोगों का भी सपोर्ट उनको जबरदस्त मिलना स्टार्ट हो गया। तभी से आप देखोगे इनका ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। अब अगर मैं बात करूं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मेथड्स, कि भैया कौन से थे वो मेथड्स जिनको हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट ने यहां पे यूज किया था, तो देखिए पहला मेथड आ जाता है उसमें बेटा स्वदेशी का। तो स्वदेशी का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए जैसे आजकल मोदी जी कहते हैं ना, माइयों बहनों आज से, अभी से भारत में बनने वाला सामान इस्तेमाल करना है, करेंगे नहीं करेंगे, है ना। आप देखोगे तो मतलब कई बार आप देखोगे ना, मतलब प्रधानमंत्री साहब ने इस बात पे जोर डाला है, ये मेक इन इंडिया होना चाहिए, है ना, भारत का बना हुआ सामान यूज करना चाहिए, विच इज गुड बाय द वे, राइट। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो उस जमाने में भी जो हमारे नेशनलिस्ट थे तो उनका कहना क्लियर था कि इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया गया सामान यूज करिए, स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करिए, है ना। इससे क्या होगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा, सेल्फ रिलायंट बनेगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो स्वदेशी जो है ना बेटा, इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का टूल भी था, और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को या ब्रिटिश इकोनॉमिक तरीके से ब्रिटिशर्स को लॉस पहुंचाने का भी टूल था। आप खुद सोचो ना, अगर ब्रिटिश फैक्ट्री का आप सामान इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप ब्रिटिशर्स का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, सबका विरोध, सबका बॉयकॉट कर रहे हो, और सिर्फ भारतीय सामान इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ किसका होगा, इंडिया का होगा, जॉब्स किसको मिलेगी, इंडियंस को मिलेगी। सो दैट इज व्हाट दे वांटेड। और यहां पे आप देखोगे ना, जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं उनका आइडियोलॉजी ये नहीं है कि स्वदेशी मत करो, उनका आइडियोलॉजी भैया बंगाल तक लिमिटेड रखो, पूरे भारत में क्यों करना। बट असर्टिव्स का मानना है कि पूरे देश में चलना चाहिए स्वदेशी मूवमेंट। बॉयकॉट इसी से जुड़ा हुआ है, तो आप कह सकते हैं दे आर द सेम, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, स्वदेशी और बॉयकॉट, है ना, आप इनको अलग करके नहीं रख सकते। तो बॉयकॉट का मतलब क्लियर है कि फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना है। इससे क्या होगा, लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज प्रमोट होंगी, ठीक है। इससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अपने देश के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स का जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक टर्म्स में लॉस बहुत हैवी होगा। आप उनके सामान को यूज करना बंद कर दोगे, जब सामान ही नहीं बिकेगा तो ऑब्वियस सी बात है लॉस तो होगा ना। इंडियन इंडस्ट्रीज फायदा करेंगी तो इंडियंस को फायदा होगा। तो ये आइडियोलॉजी थी स्वदेशी एंड बॉयकॉट के पीछे। एक और मेथड ये यूज करते थे, इसको हम कहते थे दोस्तों नेशनल एजुकेशन का। अब इनको एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे बच्चों के दिमाग में स्टार्टिंग से ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल्टी डाली जा रही है। अगर इसको रिप्लेस करके भारतीय यूनिवर्सिटीज आ जाएं तो वहां पे राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म रूल करेगा, इजंट इट। तो बच्चे जो है अपने इंडियन स्पिरिट में वहां पे ग्रो करेंगे। तो नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन अगर आप देखोगे, दैट इज, यहां पे इन्होंने इसके ऊपर बहुत तगड़ा फोकस किया कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस को लाने की जरूरत है, दैट कुड बी ऑल्टरनेटिव टू द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे इस चलते बहुत सारे स्कूल्स एस्टैब्लिश किए गए बंगाल के अंदर। नेशनलिस्ट ने यह कहा कि आप जो देश के बच्चे हैं, जो देश के स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसे स्कूलों को ज्वाइन करें जो कि इंडियंस डेवलप कर रहे हैं, ना कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे तो यहां पे एजुकेशन प्रोवाइड करना जो था, यहाँ पे मेन एम था, बट कैसे, लोकल लैंग्वेज के थ्रू। लोकल लैंग्वेज में आप बच्चे को सिखा भी दोगे और साथ ही साथ जो आपको मैसेज देना है देश के प्रति वो भी आप आसानी से दे दोगे। तो एक नेशनल एजुकेशन को यहाँ पे डेवलप करना, इंडियन यूनिवर्सिटीज को डेवलप करना, वो असर्टिव्स का ही बहुत तगड़ा मेथड था। फिर दोस्तों असर्टिव, देखिए पैसिव रेजिस्टेंस इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज ये नॉन वायलेंट मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे असर्टिव्स थे वो नॉन वायलेंट तरीके से अपनी बात रखते थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्शन में भी बिलीव रखते थे। तो इनका सिंपल सा लॉजिक था कि देश को एक दिन आजाद कराना है हमें, ठीक है, हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो अपने देश के लोगों द्वारा बनाई गई और हम लोग को ही रूल करे, ठीक है। तो इनका जो पॉलिटिकल ओपिनियन था वो बहुत तगड़ा था, पॉलिटिकल एक्शन भी तगड़ा था। ऐसे नहीं कि चुपचाप बैठे हुए हैं सिर्फ क्रिटिसाइज कर दे रहे हैं ऐसे आर्टिकल लिख करके, ये नहीं, ये प्रॉपर धरना करने में, स्वदेशी बॉयकॉट, इन सब में बिलीव करते थे, ठीक है। तभी इनको जो है ना असर्टिव्स कहा जाता है दोस्तों, राइट। चलिए, तो इन्होंने कहा कि सरकार के साथ कॉपरेट करना बंद कर दीजिए, सरकारी इंस्टीट्यूशन जितने भी सरकार कंट्रोल कर रही चीजों का सबका विरोध करिए, सबको बॉयकॉट करिए। ये चीज मॉडरेट्स नहीं करते थे, ठीक है, इसीलिए उनका पॉलिटिक्स बहुत नॉमिनल मॉडरेट टाइप कहा जा रहा है। ये सारी चीजें कौन कर रहा है, बॉयकॉट करना, विरोध करना, नॉन कॉपरेशन करना, ये सब कौन कर रहा है, असर्टिव नेता कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इनको असर्टिव मेथड ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है इनका, ठीक है। चलिए, अब आप देखोगे
इसके अलावा जो भारत का इतिहास कहीं ना कहीं खो गया है, उसको रिवाइव करना भी अगर आप देखोगे इनके मेथड्स का पार्ट था। जैसे आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल को रिवाइव किया था 1895 में। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हमारे देश के जो रियल हीरोज हैं, दे आर देम। शिवाजी महाराज हो गए, आप चंद्रगुप्त मौर्य को याद करिए, बहुत सारे ऐसे बेहतरीन से राजा हुए हैं, बहुत सारे महान राजा हुए हैं जिन्होंने कई बार देश के बारे में सोचा है ना, देश को डेवलप करने के बारे में सोचा, एंड दे आर द रियल हीरोज। ब्रिटिशर्स ने आके क्या किया था, हमारे दिमाग में एक वो बैठा दिया था, एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग बैठा दिया था कि दे आर वेरी सुपीरियर, कि वो हमसे बहुत सुपीरियर है, उनका कल्चर बढ़िया और हम सब बिल्कुल बेकार लोग हैं। ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया ने बहुत कुछ प्रेजेंट किया हुआ है दोस्तों, बहुत कुछ अचीव किया हुआ है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो असर्टिव नेशनलिस्ट ने पुराने फेस्टिवल्स जो अभी बंद हो गए थे उनको रिवाइव करना स्टार्ट किया। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, राणा प्रताप, है ना, शिवाजी महाराज, इन सबको नेशनल हीरो बताया कि दे आर द नेशनल हीरोज, और इन्होंने हमेशा भारत देश के दुश्मनों की बैंड बजाई हुई है। ठीक है, और ये भी कहा कि यार आप अपने आप को सैक्रिफाइस करिए, अपने देश के लिए आपको लड़ना है, अपने देश के लिए फाइट करना है, देश के आजादी के लिए फाइट करना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके के फीलिंग्स को डेवलप करना लोगों के अंदर, उसका क्रेडिट जाता है किसको, हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट को। तो ये क्या थे इनके मेथड्स ऑफ, दैट इज फाइटिंग। अब अगर हम बात कर लें फटाफट से कुछ कंट्रीब्यूशंस के, हमारे इंपॉर्टेंट असर्टिव नेशनलिस्ट का कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन क्या था। तो नंबर 1 लेट्स टॉक अबाउट बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जी को हम कई बार फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म भी कहते हैं, कि एक ऐसे असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर थे जिन्होंने देश को पॉलिटिक्स का एक नया तौर, एक नया तरीका सिखाया। ठीक है, तो इनको कई बार फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म कहा जाता है। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, इन्होंने लॉ में एक डिग्री लिया, इसके बाद पूना न्यू इंग्लिश स्कूल इन्होंने फाउंड किया, एंड साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे राणा देव जी की गाइडेंस में जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है उसके फॉर्मेशन में भी रोल प्ले किया था। तो ये तो इनका अर्ली लाइफ हो गया। पहले ऐसे नेशनलिस्ट थे जिन्होंने क्लियरली कहा था कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज, सेल्फ रूल मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको पाक के रहूंगा, छीन के रहूंगा। तो ये आप देख सकते हो ना कि इनका एकदम ओपन गोल है। क्वेश्चन आता है कि बात किसने कही है, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दैट इज अगेन हमारे तिलक जी। ठीक है, गणपति फेस्टिवल का स्टार्ट करना ताकि नेशनलिस्ट आइडियाज को हमारा जो यंग जनरेशन है, यूथ है, उसके बीच में लाया जा सके। कैसे, गानों के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू। इनफैक्ट अगर आप देखोगे 2 न्यूज़पेपर्स इन्होंने स्टार्ट किए थे, केसरी और मराठा, जिसमें इंडियंस के बारे में, जो ब्रिटिश रॉन्ग्स हैं उनके बारे में कई बार प्रेजेंट करते थे। साथ ही साथ 2 किताबें लिखी इन्होंने, एक है गीता रहस्य, दूसरा है द आर्टिक होम ऑफ द वेदास। तो अपने लिटरेचर के थ्रू, अपने फेस्टिवल्स के थ्रू, आप देखोगे गानों के थ्रू, ये लोगों के अंदर वो देशभक्ति, वो प्रेरणा, वो इंस्पिरेशन को इंस्टिल कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। साथ ही साथ आप देखेंगे बच्चे तिलक ओके तो अगर हम देखेंगे तिलक एंड गांधी के बीच में ना काफी ज्यादा फॉलोइंग भी, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन तिलक एंड गांधी। ठीक है, तो ये आप देखिएगा सिमिलैरिटीज पे क्वेश्चन आता है कि बताइए सिमिलैरिटीज क्या है तिलक और गांधी के बीच में। तो अगर आप देखेंगे दोनों ही नेता यहाँ पे स्वराज्य में बिलीव करते थे, साथ ही साथ दोनों का मास फॉलोइंग था, मास फॉलोइंग, जबरदस्त लोग फैन थे इनके। साथ ही साथ तिलक ने आज जो स्वदेशी बॉयकॉट का आइडिया है बेटा, उसे बहुत पहले ही प्रीच कर दिया था, बहुत पहले लोगों को सिखा दिया था। उसका प्रमोशन अगर आप देखोगे बाकी चल के, आगे चल के गांधी जी करते हैं। बट ये कहना कि सिर्फ गांधी जी के बाद से आया है आइडिया, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। तिलक जी ने ऑलरेडी बहुत पहले स्वदेशी बॉयकॉट का मतलब समझा दिया था, प्रमोट उसे आगे तक जो है गांधी जी करके गए। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो पुणे में 1916 में होम रूल के लिए, एक सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इन्होंने होम रूल लीग का फॉर्मेशन किया था। एंड साथ ही साथ अगर आप देखोगे इन्हें गांधी से पहले उनका फोर रनर माना जाता है, मतलब गांधी से पहले भी कोई गांधी जैसा था जो देश को गाइड कर रहा था। अब वो बात अलग है कि अगर ये मेन लीड बन जाते हैं हमारे नेशनल मूवमेंट के, है ना, तो शायद मजा ही आ जाता है ना। बट फिर भी यार गांधी जी से पहले किसी ने अगर गांधी जैसी पॉलिटिक्स की है दोस्तों, तो वो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक है, सो इज अ ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर जिनका बहुत मान है, सम्मान है, और देश के लिए बच्चे ये लोग अपना जो है सब कुछ सैक्रिफाइस करते थे। ठीक है, चलिए दूसरे हमारे बिपिन चंद्रपाल, सिलहट में इनका जन्म हुआ था। इनको फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया कहा जाता है दोस्तों। साथ ही साथ एक सामाजिक रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और कांग्रेस को ये ज्वाइन करते हैं साल 1886 में। एक जर्नलिस्ट भी थे जिन्होंने अपने राष्ट्रवादी आदर्श को अपने जर्नलिज्म के थ्रू काफी स्प्रेड किया हुआ है। ठीक है, जैसे बंगाल पब्लिक ओपिनियन, ट्रिब्यून हो गया, न्यू इंडिया हो गया, तो वहां पे इनके कई सारे आर्टिकल्स, कई सारे राइटिंग्स पब्लिश होते थे, और राइटिंग्स इतने जबरदस्त होते थे कि आपको गूज़बम्प्स दिला दें, आपके अंदर एक जोश भर दें। तभी आप देखो ना, ब्रिटिशर्स इनकी राइटिंग्स को सेडिशियस कहते हैं, मतलब सरकार के खिलाफ लिखी जाने वाली राइटिंग्स कहते हैं। ठीक है, कि सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं लिख करके, हालांकि वो सरकार के खिलाफ भड़का नहीं रहे थे, रियलिटी बता रहे थे ब्रिटिश सरकार की, राइट। अच्छा, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो नेशनल एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए। इनके हिसाब से नेशनल एजुकेशन जो है ना मेन वेपन बन सकता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। बच्चा एजुकेट होगा, बच्चे अपने
कल्चर के बारे में जानेंगे, बच्चे अपने देश के बारे में अवेयर होगा तो डेफिनेट सी बात है यूनाइट होकर फाइट करेगा टू सेव इट्स कंट्री। ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर आप देखोगे इन्होंने विडो रीमैरिज और फीमेल एजुकेशन पे बड़ा इंफेसिस डाला है। जो विडोज है हमारी, जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई, उनको एक मौका मिलना चाहिए जीवन में, रीमैरिज होनी चाहिए उनकी। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे उनका फीमेल्स के लेकर के, एजुकेशन को लेकर के उनका बहुत जबरदस्त नजरिया था कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, पढ़ेंगी है ना, यहाँ पे अवेयर होंगी तो लाइफ में काफी आगे जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप देखोगे कास्ट सिस्टम के विरोधी थे, बिकॉज कास्ट सिस्टम क्या करता है, लोगों को बहुत पीछे खींच लेता है, राइट। तो कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे। इसके अलावा हमने क्या देखा दोस्तों, इन्होंने लोकल इंडस्ट्रीज, जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, उनके डेवलपमेंट में के लिए बहुत ज्यादा जोर डाला हुआ है कि इंडिया की इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाना चाहिए, ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट होना चाहिए। तो ये इसमें से कोई भी कंट्रीब्यूशन आप 2 से 4 यहां पे याद कर सकते हो। ठीक है। लास्ट लेट्स टॉक अबाउट लाला जी, हमारे बहुत ही फेमस नेता और बहुत ही प्रिय नेता थे सबके। तो इन्हें पंजाब केसरी या शेरे पंजाब कहा जाता था। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मे गेट अ क्वेश्चन ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाला लाजपत राय। ठीक है। पंजाब केसरी शेरे पंजाब का इनको टाइटल मिला था। एक बहुत जाने माने लॉयर थे, एजुकेटर भी थे, सोशल रिफॉर्मर थे दोस्तों, जो और साथ ही साथ ब्रिटिश रूल के बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिक थे, जो क्रिटिसाइज करते थे ब्रिटिश रूल को। ठीक है। इन्होंने कांग्रेस कब ज्वाइन की थी दोस्तों, 1888 में। अब अगर आप देखोगे इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बड़ा बोला है भाई, जिसके चलते ब्रिटिशर्स ने इनको जेल में डाल दिया था, मंडले के प्रिजन में। ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे वर्कर्स मूवमेंट के बहुत बड़े सपोर्टर थे, वर्कर्स को सपोर्ट करते थे। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी, उसके पहले प्रेसिडेंट भी बच्चे बने थे। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे आगे चल के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस का भी इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। साथ ही साथ 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई थी। ठीक है। स्वराज पार्टी का ऑब्जेक्टिव था कि काउंसिल्स के अंदर चुनाव लड़के जीत करके रिफॉर्म्स डिमांड करना, बदलाव डिमांड करना। तो स्वराज पार्टी के मेंबर बने थे, लेकिन बाद में इन्होंने पार्टी छोड़ दी। एक मंथली मैगजीन इन्होंने स्टार्ट की थी यंग इंडिया नाम से, जिसमें ये लोगों को इंस्पायर करते थे कि नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करिए, यूथ की जरूरत है। ठीक है। तभी जाकर के स्वराज मिलेगा। इसके बाद अगर आप देखोगे पंजाबी वंदे मातरम एक उर्दू पेपर आता था डेली, पीपल नाम का एक इंग्लिश वीकली आता था। तो ये सभी लिटरेचर कंटेंट्स आप देखोगे इन्होंने डेवलप किए, न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, और इनके थ्रू अगर आप देखोगे तो अपने मैसेज को इंडिया के यूथ तक, लोगों तक पहुंचाया कि आप नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करिए, साथ मिलजुल करके आइए, तभी जाकर के जो है हम कुछ अचीव कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो आर्य समाज मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे, है ना। अगर हम देखें दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज, यानी जो डीएवी कॉलेजेस होते हैं, उसके एक्सपेंशन में इन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया था। साथ ही साथ एक सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी भी इन्होंने स्टार्ट किया था। एक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, एक सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी का मतलब क्या था, सिंपल था दोस्तों, कि जो लोअर कास्ट हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना। तो याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो आप बताएंगे कि सर जो लोअर कास्ट है हमारा, उसके अपलिफ्ट करने के लिए, उसको बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करना। साथ ही साथ इन्होंने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, अनाथालय यानी ऑर्फनेजेस वगैरह भी ओपन किए। तो समाज सेवा बहुत जबरदस्त लेवल पे की, देश सेवा बहुत जबरदस्त लेवल पे की, और इसीलिए बच्चों ये बहुत ही फेवरेट नेताओं में से एक है, दैट इज लाला जी, हमारे लाला लाजपत राय। ठीक है। चल, तो बच्चे ये थे हमारे कुछ जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशंस, हमारे कुछ जबरदस्त असर्टिव नेताओं के बारे में। तो यहां से भी आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं, या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन मिलता है कि विद रेफरेंस टू द असर्टिव नेशनलिस्ट हाईलाइट एनी 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो कि बताइए 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस इनकी किसके, मतलब 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस आपसे पूछ लिया, व्हाट वर द मेथड्स ऑफ क्या कहते हैं यूज्ड बाय द असर्टिव नेशनलिस्ट। तो एक ये क्वेश्चन आपका बन के आ गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर्ड सवाल, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस बच्चे आपको पेपर्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब आप मुझे यहां पे जो है बहुत ही सिंपल सी भाषा में एक क्वेश्चन आंसर करके बताएंगे अपने कमेंट सेक्शन में कि कोई भी 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस जो आपको लगता है यहां पे बाल गंगाधर तिलक ने देश के लिए किए। ठीक है। तो 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको बताने हैं फॉर द बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है। कहां बताएंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मैं आपके कमेंट चेक करता हूं, लेट मी सी यार कौन सा बच्चा कितना बढ़िया आंसर करता है। ठीक है। चलिए, तो लगभग बच्चे 40-45 मिनट्स के आसपास का चैप्टर था आपका। अब आप कह रहे हो कि सर क्लास में तो आप यार बहुत लंबा बढ़ाते हो सर जी। तो भाई क्लास में अपने पास होता है समय, समझे, और प्रॉपर टाइम होता है, तो वहां पे हर एक पॉइंट के मल्टीपल पॉइंट्स हम पढ़ सकते हैं। बट जब आपको चाहिए होता है एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो, शॉर्ट रिकॉल वीडियो कि सर ये पढ़ के चला जाऊं, मेरा बैकलॉग है सर, मेरा चैप्टर कल पेपर में आ रहा है, मैं पूरे नोट्स नहीं पढ़ सकता, पूरे लेक्चर्स वापस से नहीं देख सकता, तो सर क्या कोई ऐसा वीडियो है जो 40 मिनट में, 45 मिनट में मेरे को पूरा रिवाइज करा दे। तो भाई वहां पे आपके ये वीडियोस काम करते हैं। ठीक है। आई बसन में तो आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझाया है भाई, सारी चीजें आपको बताई हैं दोस्तों।
अब आपका काम है कि आप अच्छे से रिवाइज करिए, जो होमवर्क आपको दिया है कमेंट सेक्शन बताइए मेरे को उसका आंसर, है ना। और हम मिलते हैं, मुलाकात करते हैं दोस्तों अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं चलता हूं। टीरेक्स आपका भाई अगली बार डॉगेश भैया को लेकर के आऊंगा, आजकल वेकेशन पे चल रहा है ना, उसके एग्जाम्स खत्म हो गए, घूमने गया बच्चे डिज्नीलैंड, वो अमीर आदमी है यार, ठीक है। तो डॉगेश को भी लेके आऊंगा, टीरेक्स को भी लेकर आऊंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, धमाकेदार वाले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड स्टे ट्यून टू आईसीएससी वाला फॉर ऑल द अमेजिंग कंटेंट। बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय।